जी। आज बेसिकली जो दोनों सेक्शन थे ए और बी, उनकी इकट्ठी क्लास है जिसमें ए सेक्शन थोड़ा सा आगे था और बी सेक्शन जो था वो पीछे है। तो आज जो ए सेक्शन ने ऑलरेडी एक आधा लेक्चर मुझसे लिया हुआ था, तो समझ ले कि मैं उसी को ही बेसिकली पहले रिवाइज करूंगा और फिर हम नेक्स्ट अपना पढ़ेंगे। देखिए, स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टूल्स हैं, चाहे वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो, मेजर ऑफ वेरिएशन हो, इंडेक्स नंबर हो, आपको अब इस चीज का आइडिया हो गया कि हर जो स्टैट्स का टूल या फार्मूला है उसकी कोई खास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि जी अगर आपने वेरिएशन मेजर करनी है तो मीन से तो नहीं होगी, वो मेजर ऑफ वेरिएशन से ही आप कर पाएंगे। प्राइसेस कंपैरिजंस करना है तो प्राइसेस कंपैरिजंस करने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज होंगी उनके लिए हम इंडेक्स नंबर जो हैं, इंडेक्स नंबर्स वो हम यूज करते हैं। तो हर टॉपिक का अपना अपना कंसर्न होगा। अब जरा देखिएगा, मैं एक छोटा सा एक आइडिया ये है कि हमारे पास फर्ज करें एक सर्कुलर प्लॉट है और हम उस सर्कुलर प्लॉट के ऊपर उसके अंदर कोई ग्रास वगैरह लगाना चाहते हैं यहां पर, और हमें रिक्वायर है कि टोटल कितना ग्रास इस सर्कुलर हिस्से में आएगा ताकि हम उतना ही मार्केट से जाके ग्रास जो है वो ले सकें। आप कहेंगे कि इसका मतलब है कि आपको इस सर्कल का एरिया चाहिए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया। अब एरिया कैसे मेजर होगा, शायद आप फौरन कह दें कि बड़ी सिंपल सी बात है, इस पॉइंट से इस एज तक का डिस्टेंस मेजर कर लें जिसे हम रेडियस बोलते हैं, एरिया मालूम हो जाएगा। मैं कहूंगा क्या रेडियस की मदद से एरिया मालूम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। रीजन क्या है? देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एरिया एंड रेडियस। क्योंकि इनमें रिलेशन है इसलिए ये पॉसिबल हुआ है कि आप आर की मदद से सिर्फ ए फाइंड कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि उस रिलेशन को लिख के बताएं तो हम इसको लिख भी सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो ये ऐसा रिलेशन था जो दुनिया को मालूम नहीं था, लेकिन किसी ने तो इसको ड्राइव किया होगा। बाद में हमारे लिए याद रखना आसान है कि ये बड़ा आसान है, एरिया सर्कल का क्या, पाई आर स्क्वायर। लेकिन किसी ने तो इसको इन्वेंट किया होगा, किसी ने तो इसका फार्मूला जो है वो ड्राइव किया होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि रिलेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है कि हम इसकी मदद से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वरना समझ नहीं आ रही थी कि इस पूरे सर्कल का एरिया कैसे मालूम करें। उसे कहा बस इतनी की इंफॉर्मेशन ले लें, सर्कल की एरिया मालूम हो जाएगा। क्यों? उनके दरमियान एक रिलेशनशिप था। सिमिलरली अगर आपने इस की फेंस पे कोई तार लगानी हो यहां से लेके यहां तक, और रिक्वायर हो कि कितने मीटर तार हमें रिक्वायर होगी, अगेन इसे सरकमफ्रेंस कहते हैं या इसे पेरीमीटर बोलते हैं। तो आप पेरीमीटर और रेडियस का भी एक रिलेशनशिप है लाइक दिस वन, इसकी मदद से आप ये भी फाइंड कर सकते हो। तो फिर रिलेशनशिप का फायदा हुआ, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ वन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर। तो देयर इज अ रिलेशनशिप। अच्छा, ये ऐसे रिलेशनशिप हैं जो कि हमें ऑलरेडी साइंस में प्रूव्ड है, कोई डेटा शेटा लेने की जरूरत नहीं है। आपके जी आप जरा सर्कल का सिर्फ रेडियस बता दें तो हम फौरन उसका एरिया भी आपको कैलकुलेट करके जो है वो दे सकते। तो ये वेल एस्टेब्लिश रिलेशनशिप है। इस तरह के बहुत सारे रिलेशनशिप आपने अपनी केमिस्ट्री की क्लास में पढ़े होंगे, अपनी फिजिक्स की क्लास में पढ़े होंगे। V इज इक्वल टू आई आर, इस तरह के बहुत से कोई रिलेशन और इस तरह के बेशुमार, तो ये रिलेशन ही तो है। इनकी बैक पे बहुत बड़ी थ्योरी बताने की बारी आई कि किस तरह से कोई चीज किसके साथ रिलेट करती है। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया कि किस तरह वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में रिलेट करते हैं रिलेशन की मदद से। ये वो रिलेशन है जिन्हें हम ऑलरेडी समझ ले जानते हैं। हमें इन रिलेशनशिप का पता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं।
तो ये रिलेशनशिप ऑलरेडी जो है वो हमें नोन एग्जैक्टली है, वो रिलेशनशिप हमें पता है कि वो रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से अवेलेबल है। अब कुछ रिलेशनशिप इस तरह के हैं कि समझ तो आती है कि वो आपस में रिलेट करते हैं, उनका कोई ना कोई आपस में ताल्लुक है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो क्या रिलेशन क्या है। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई क्रॉप है, फसल, उसकी जो यील्ड होती है, यील्ड एंड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर अप्लाइड, उसके ऊपर कितनी खाद इस्तेमाल की जाए, उनमें जरूर एक रिलेशनशिप होगा। जैसे जैसे हम फर्टिलाइजर शायद ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी यील्ड भी क्रॉप की जो है उस बढ़ती है। इसी तरह से टेम्परेचर एंड रेन, बारिश, जैसे आज टेम्परेचर डाउन है तो रीजन है रात की बारिश, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द रेन। इसी तरह से किसी फैमिली के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि वो अपना घर पे कितना खर्च करते हैं, वो रिलेट करता है कि उस फैमिली की इनकम कितनी है। ये तो नहीं हो सकता ये जी इसका क्या ताल्लुक है, भाई इनकम ज्यादा होगी तो वो अपने एक्सपेंडिचर भी ज्यादा करते हैं, इनकम कम होगी तो कम करेंगे। इसी तरह से किसी फर्म का जो प्रॉफिट है वो रिलेट करता है कि वो फर्म अपने चीजों को बेचने के लिए कितनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो है वो खर्च कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पे दे रहे हैं, टीवी पे दे रहे हैं, रेडियो पे दे रहे हैं, केबल पे दे रहे हैं। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। इसी तरह से किसी गाड़ी की जो प्राइस है उसका रिलेशन होता है उस गाड़ी की एज कितनी है, पुरानी गाड़ी सस्ती मिल जाती है, नई गाड़ी महंगी, ऐसा है ना। और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती है जिसमें वेरिएबल्स आपस में रिलेट करते हैं, उनका कोई ना कोई आपस में रिलेशन होता है। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, फर्टिलाइजर बढ़ेगी यील्ड बढ़ेगी। रिलेशनशिप में भी इनडायरेक्ट, रेनफॉल बढ़ेगी टेम्परेचर डाउन चला जाएगा। इस तरह के बहुत सारे बात हो गई कि अच्छा अगर इनमें रिलेशनशिप है तो इस तरह की कोई इक्वेशन बताएं क्या है। पहले तो हम फौरन बताते थे कि अगर ए एंड आर में कोई रिलेशनशिप है, इक्वेशन बनाने की बारी आई, हमने फौरन बताया भी उसको पाई आर स्क्वायर। अब अगर इनमें रिलेशनशिप है और ये पूछा जाए कि बताएं फिर अगर इनके दरमियान रिलेशनशिप है तो उसको कैसे लिखें, उस रिलेशनशिप को जिस तरह से एरिया और रेडियस का लिखा, जिस तरह से पेरीमीटर और रेडियस का लिखा, इस तरह से यील्ड और फर्टिलाइजर का भी लिख के दिखाएं, तो शायद हम कहेंगे ये नहीं पता। अब हमारा काम यही है, हम डेटा से डेटा लेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे यील्ड का, फर्टिलाइजर का, और इस तरह का कोई इक्वेशन रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। फर्ज करें ऐसे लिख रहा हूं 20 + 2x 2 फर्टिलाइजर, ऐसे करके ये है मैथमेटिकल रिलेशन। इस तरह का रिलेशन डेटा को देख के कैसे फाइंड करना है, ये हमारा टारगेट है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स विच इज नॉट नोन बिफोर, उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई किया करेंगे उस रिलेशन को। और स्टैट्स की जो टेक्निक यूज करेंगे उसे हम कहेंगे रिलेशनशिप फाइंड एक्चुअली क्यों करना चाहते हैं, ऐसा कह लें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनी इन्वेस्टिगेशन इज टू अंडरस्टैंड, समझना कि क्या रिलेशन है, एंड एक्सप्लेन, सिर्फ कहता जी समझना काफी नहीं है बल्कि हमें बताना है कि इनमें क्या रिलेशन है। समझना काफी नहीं है बल्कि हमें बताना है कि इनके दरमियान जो है वो क्या रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनी इन्वेस्टिगेशन इज टू अंडरस्टैंड, समझना, एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स। Frequently one wants to know how and to what extent a certain variable, इसको हम response variable भी लफ्ज बोला करेंगे, is related to the set of other variables। किस तरह से एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल्स के साथ रिलेट करता है। देखिए शायद किसी फार्मर को
ये बता देना काफी नहीं है कि तुम फर्टिलाइजर बढ़ाओगे तो यील्ड बढ़ेगी। कहता ये तो मुझे पता है, ये तुमने कौन सी कमाल की बात मुझे बताई है। कमाल की बात तो शायद ये थी कि वो ये कहता कि अच्छा अगर तुम्हें इतना ही है तो बताओ फिर मैं अगर 1 kg फर्टिलाइजर ज्यादा करूंगा तो मेरी प्रोडक्शन में कितनी इंक्रीज आएगी, उसकी इंटरेस्ट इसमें है। अब हम कैसे बताएं? हम बताया करेंगे, डेटा लेंगे, डेटा से रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, फिर इस फार्मर के इस आंसर को भी हम कर सकते हैं कि जी अगर तुम 1 kg फर्टिलाइजर अपनी क्रॉप में ज्यादा डालोगे तो कितने kg तुम्हारी क्रॉप प्रोडक्शन जो है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। सिमिलरली अगर कोई किसी फैक्ट्री वाले को हम ये बता दें कि अगर तुम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज्यादा करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट या सेल बढ़ेगी, वो कहेगा ये तो मुझे भी पता है कि एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मेरी सेल तो बढ़ेगी, लेकिन शायद उसकी इंटरेस्ट ये है कि जी मैं अगर 1000 रुपये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज्यादा करता हूं तो मेरी सेल कितनी बढ़ेगी, ये बताओ ना। यानी कि वो रिलेशनशिप को क्वांटिटी की फॉर्म में आपसे पूछ रहा है, तो हम बता पाएंगे। अगर हम उनके दरमियान रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सके कि क्या उनका रिलेशनशिप हमें समझ आ रही है, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद उसके आंसर्स को हम कर सकते हैं कि तुम अगर 1000 रुपया अपनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो कितना उसमें इंक्रीज आएगी, हम बता सकते हैं। तो कौन सा ऐसा स्टैट्स का फार्मूला है जो उनके दरमियान रिलेशनशिप को के लिए हम करेंगे। रिलेशनशिप 2 तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं डिटरमिनिस्टिक रिलेशनशिप, इसे फंक्शनल रिलेशन भी कॉल करते हैं। कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल इज नोन एग्जैक्टली, डाउट नहीं है, हमें पता है। अगर हमें इस चीज का पता है कि एरिया और रेडियस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, तो ये नहीं हो सकता कि हम 5 फर्ज करें 5 फीट का एक रेडियस का एक सर्कल है, कभी उसका एरिया कुछ आ जाए और कभी उसका एरिया कुछ आ जाए, ये नहीं होगा। ऑलवेज वो सर्कल जिसका रेडियस 5 फीट का होगा उसका एरिया हमेशा एक ही रहेगा। नॉन एग्जैक्टली हमें कोई डाउट नहीं है, हम कह रहे हैं कि ये 100% यही रिलेशन आएगा और ये कोई दूसरा आंसर नहीं आ सकता। लाइक ये एक फंक्शनल रिलेशन है, देयर इज नो डाउट। जब भी आप आर की वैल्यू एक रखेंगे तो उससे जो आपको एरिया मिलेगा हर वक्त वो एग्जैक्ट वही आंसर मिलेगा। ये न्यूटन्स लॉ, तो जितने भी आपने अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स में और ये वो पढ़े हुए हैं सब के सब जो रिलेशनशिप ही है, बॉयज लॉ इज अ रिलेशनशिप, चार्ल्स लॉ इज अ रिलेशनशिप, न्यूटन्स लॉ इज अ रिलेशनशिप, लेकिन वो सारे के सारे रिलेशनशिप जो है वो नॉन एग्जैक्टली हैं, उसमें डाउट नहीं है कि जी हो सकता है इसका आंसर कभी 5 मीटर रखें कुछ आ जाए कभी कुछ आ जाए, तो ऐसा नहीं है। हमारी इस वक्त डिस्कशन ये रिलेशनशिप नहीं है, हमारी डिस्कशन है जिनको हमें पता नहीं है। यील्ड और फर्टिलाइजर के दरमियान रिलेशनशिप है, कैसे लिखें पता नहीं। रेनफॉल और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप है, मैथमेटिकली उस रिलेशनशिप को कैसे लिखना है हमें आइडिया नहीं। कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स दैट आर नॉट नोन एग्जैक्टली, नहीं पता कि क्या उसकी फॉर्म क्या है या उसको लिखना कैसे है, इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप या इसे हम कह देते हैं स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। एंड वी हैव टू अप्रोक्सीमेट द रिलेशनशिप, फिर हमें अंदाजा लगाना क्या इनका दरमियान रिलेशनशिप बनता है, एंड डेवलप अ मॉडल दैट कैरेक्टराइज देयर मेन फीचर। और कैसे रिलेशनशिप लिखना है इनके दरमियान, रिलेशनशिप है हमें पता नहीं है, हमारे पास एक डेटा होगा, हम उस डेटे को स्टडी करेंगे और फिर ये बताया करेंगे कि इनके दरमियान ये वाला रिलेशनशिप हमें समझ आ रहा है, तो फिर हम उस रिलेशनशिप को फिक्स करके लिख पाएंगे। नॉट नोन एग्जैक्टली का मतलब यह है कि अगर मैं 5 kg फर्टिलाइजर डालूंगा तो इसके अगेंस्ट मुझे एक फर्ज करें प्लाट से 30 kg यील्ड आ जाती है, क्या हर वो प्लाट जहां 5 kg फर्टिलाइजर होगी क्या 30 ही आएगी? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कहें जी एक प्लॉट में 5 kg डाली थी वहां 30 आई, एक प्लॉट पर 5 kg डाली थी वहां 27 आ गए, एक प्लॉट में 5 kg डाली थी वहां 22 kg आ गए। इसलिए कि जो भी वेरिएबल्स हैं, फर्ज करें यील्ड ही है, यील्ड फर्टिलाइजर की वजह से मैं एरो दे रहा हूं उसको,
फर्टिलाइजर इस यील्ड को इफेक्ट करती है। फर्टिलाइजर की कमी ज्यादती से यील्ड पे फर्क पड़ेगा। क्या सिर्फ फर्टिलाइजर को मिकदार को चेंज करेंगे तभी यील्ड की मिकदार चेंज होगी? इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, अदर अननोन फैक्टर्स और भी हैं। आपके लिए कौन कौन है? मॉइस्चर हो सकता है, मॉइस्चर की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा हो, यील्ड कम हो जाती है, सड़ जाती है फसल। मॉइस्चर कंटेंट हो सकते हैं, सन हो सकता है, रेनफॉल हो सकती है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, ये भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसका मतलब है किसी क्रॉप की यील्ड वाकई फर्टिलाइजर पर भी से भी इफेक्ट होगी और अदर फैक्टर से भी वो इफेक्ट होगी। इसको कैसे स्टडी करना है कि किसी क्रॉप की यील्ड फर्टिलाइजर की वजह से कितनी इफेक्ट होगी और अदर फैक्टर की वजह से कितनी इफेक्ट होगी, यही हम बताया करेंगे। इसके लिए जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने कोट किए हैं कि किसी भी क्रॉप की यील्ड डिपेंड्स करती है, इफेक्ट होती है फर्टिलाइजर से, और साथ मैंने लिख दिया ई, इसे एरर बोलते हैं। इसका मतलब है एंड सम अदर अननोन फैक्टर्स। जो समझ लें कि मेन फैक्टर उसको इफेक्ट करने वाला हम यहां रखेंगे, और इसके अलावा और फैक्टर्स जो है उसे हम ई में क्या कर लें जी, सब कुछ लिख दिया, जो मेन था वो यहां लिख दिया, बाकी सारा मैंने इस ई में बैठा के लिख दिया और कह दिया किसी क्रॉप की यील्ड इन्हीं दो पर डिपेंड करती है, एक फर्टिलाइजर और एक अदर फैक्टर्स। बिल्कुल ठीक है। टेम्परेचर डिपेंड करता है रेनफॉल पे, और सिर्फ रेनफॉल पे नहीं, अदर अननोन फैक्टर्स। अगर गर्मी बहुत ज्यादा आ जाए तो फिर भी बारिश हो जाती है। किसी चीज की सेल डिपेंड करती है उसकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी की जा रही है, डिपेंड करती है उसकी अपनी प्राइस कितनी है, डिपेंड करता है प्राइस ऑफ अदर आइटम्स कितनी है। प्राइस ऑफ अदर आइटम्स कितनी है, इससे क्या मुराद? अभी इससे मुराद ये है, सिंपल इज दैट, कि अगर चीनी महंगी हो गई तो इसका सब्स्टिट्यूट आइटम गुड़ है वो खरीद ले, चावल महंगे हो गए आटा खरीद ले, सब्स्टिट्यूट आइटम की बात हो रही है। ये नहीं कि चावल महंगे हो गए मोबाइल खरीद ले, इट इज नॉट सब्स्टिट्यूट आइटम्स। तो हम कहते हैं कि किसी भी चीज की जो सेल है वो एडवर्टीजमेंट कितनी हो रही है उसको तो डिपेंड करेगी, इस पर नहीं करेगी वो मिलती कितनी की है, वो इस पर तो नहीं करेगी इसकी सब्स्टिट्यूट आइटम्स के तौर पे जो बाकी आइटम्स है वो आपने कहना हाँ बिल्कुल वो किधर लिखे हुए, वो मैंने यहाँ लिखे हुए, अदर फैक्टर्स में मैंने लिख दिए वो। किसी प्लांट से कितना फाइबर एक्सट्रैक्ट होगा डिपेंड करता है कि प्लांट का वेट कितना है, और डिपेंड करता है वो प्लांट की स्पीशीज कौन सी है, किस क्वालिटी का है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसी फैमिली के डिपेंड करते हैं उस फैमिली की इनकम क्या है, और डिपेंड करता है कि उस फैमिली का रहन सहन कैसा है। कुछ फैमिलीज होती हैं इनकम तो बहुत होती है उनकी लेकिन वो ज्यादा एक्सपेंडिचर करते नहीं है, सेविंग की तरफ जाते हैं कि बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते। यस, इस पर भी डिपेंड करता है। किसी स्टूडेंट के मार्क्स डिपेंड करते हैं उसका आईक्यू लेवल कितना है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट लेवल कितना लायक ना लायक है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है वो कितने आवर्स की स्टडी करता है, ये भी डिपेंड करता है कि वो उसके साथ मिसहैप तो नहीं हुई लाइक। हाँ, इस तरह की भी चीजें मार्क्स में इन्वॉल्व होती हैं। किसी चीज की डिमांड डिपेंड करता है उसकी कीमत कितनी है, डिपेंड करता है लोगों का टेस्ट क्या है। अब टेस्ट से क्या मुराद है, फर्ज करें मटन सस्ता कर दिया जाए फिर भी लोग ईद पर भी चिकन खाते हैं क्योंकि उनका टेस्ट नहीं होता, तो वो मटन की डिमांड नहीं करेंगे। तो इस तरह के तो बहुत सारी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जिसमें क्या होता है कि किसी चीज की कीमत, किसी चीज जो है वो इन्फ्लुएंस होती है इससे, और लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको इन्फ्लुएंस करने वाले होते हैं। हमारा ये टॉपिक जो है जो हमने स्टडी करना है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये स्टडी करना है कि एक जो वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, अदर वेरिएबल्स हमने एरर में रखे हो, तो किस तरह से आपने उनका रिलेशनशिप बनाना है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज आपको रिक्वायर होती है वो होती है इन वेरिएबल्स की आइडेंटिफिकेशन। एक वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और वो वेरिएबल होगा जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर आएगा।
जो इन्फ्लुएंस होगा, यील्ड डिपेंड करती है फर्टिलाइजर पे, टेम्परेचर डिपेंड करता है रेनफॉल पे, सेल डिपेंड करेगी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड करेंगे इनकम पे। मतलब फर्टिलाइजर बढ़ाएंगे यील्ड बढ़ेगी, उलट कहना सही नहीं है, यील्ड बढ़ाने से फर्टिलाइजर बढ़ जाती है, गलत हो गया ना। फर्टिलाइजर बढ़ाने से यील्ड बढ़ेगी ये ठीक है, यील्ड बढ़ाने से फर्टिलाइजर में इंक्रीज आ जाती है ये गलत है। अगर आप कहेंगे कि इनकम बढ़ेगी तो उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, अगर खर्चा बढ़ जाए तो इनकम बढ़ जाती है, गलत है। इनकम बढ़े तो एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, ये नहीं है कि उस फैमिली का खर्चा बढ़ जाए तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी। इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देंगे, कौन इन्फ्लुएंस हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम होगा। तो दो तरह के वेरिएबल हमारे होंगे, एक को हम डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देंगे और एक को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से हम कॉल करेंगे। तो ऐसा अब हमने वो रिलेशनशिप स्टडी करने हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंस कर रहा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल को। इन्फ्लुएंस करने वाले और भी हो सकते हैं, लेकिन वो सब उठा के हमने इकट्ठा करके समझ ले अदर में लगा दिया, अदर में हमने उसको शामिल कर दिया। तो दो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे हम y के साथ लिखा करेंगे और जो इंडिपेंडेंट होगा उसको x के साथ। रिजर्व है ये। डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए दो होंगे ना, अब रिलेशन तो दो के दरमियान ही हो सकता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे y कहेंगे, इंडिपेंडेंट को x कहेंगे और अदर को हम e कह देंगे। एरर, ई फॉर एरर, अदर अननोन फैक्टर्स। मेरा ख्याल कंप्लीट हो गया है। जो कुछ भी आपके ज़हन में आए कि ये भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, मैं कहूंगा वो इधर पड़ा हुआ है। तो एक हमारा मेन वेरिएबल जो इसको इन्फ्लुएंस करेगा और बाकी जो माइनर वेरिएबल वो सारे के सारे हमने जो है वो यहां पर जो है वो रख दिए। अच्छा, ये जो आगे स्टेटमेंट है ये कैलकुलेशन में मैंने कहीं यूज नहीं करनी, ना ही इसका कैलकुलेशन में कोई रोल है, लेकिन आई कैप ने अपनी बुक में इसकी डिस्कशन की हुई है। आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसमें इसके रेलेवेंट 3-4 एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। तो इस वर्ड को हमने समझना है कि ये रैंडम वेरिएबल से क्या मुराद है। अब देखिए यहां पर मैं पहली अगर एग्जांपल की बात करूं, ये वाली, इसमें ये जो फर्टिलाइजर है जिसे मैंने इंडिपेंडेंट का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये इक्वेशन की राइट साइड पर है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसकी कितनी मिकदार हमने अप्लाई करनी है ये मेरे कंट्रोल में है, मैं इसकी वैल्यू को फिक्स कर सकता हूं। मैं जी 10 kg इस प्लॉट में यूज करूंगा, 20 kg इस प्लॉट में यूज करूंगा, 15 kg इस प्लॉट में यूज करूंगा, इसमें 10 kg यूज करूंगा, इसमें 12 kg में यूज करूंगा। तो मैं इस फर्टिलाइजर की वैल्यू को डेटे के लिए खुद फिक्स कर सकता हूं। अब यहां से यील्ड आएगी जहां मैंने 10 kg फर्टिलाइजर अप्लाई किया। अब यहां से जो यील्ड आएगी, क्या मैं उसकी वैल्यू फिक्स कर सकता हूं कि नहीं जी यहां से 45 किलो ही यील्ड आनी है, फिक्स है जी ये? तो ऐसा नहीं है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि बस प्लॉट से कितनी यील्ड आएगी, मैं इसकी वैल्यू को फिक्स नहीं कर सकता। फर्टिलाइजर कितनी डालनी है इसकी वैल्यू फिक्स कर सकता हूं, फर्टिलाइजर डाल के यील्ड कितनी आएगी ये नहीं मुझे पता। तो ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू का आपको पता ना हो, जिसकी वैल्यू को आप फिक्स ना कर पाए, जो आपके कंट्रोल में ना हो, उसको हम बोलते हैं ये रैंडम वेरिएबल है। दैट वेरिएबल इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। तो ये रैंडम का वर्ड है। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा रैंडम होगा। और आगे मैंने लिख भी दिया रैंडम में अज्यूम एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आ सकती है, हमें तो नहीं पता। ये ले लें, टेम्परेचर ले लें, सेल कितनी होगी पता नहीं, कितना फाइबर निकलेगा पता नहीं, तो इसे हम कहते हैं ये रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। अब जरा आते हैं इंडिपेंडेंट में। इस फर्टिलाइजर की वैल्यू को मैं फिक्स कर सकता हूं, इस प्लॉट में 10 kg, इस प्लॉट में 12, इस प्लॉट में 13 kg, इसमें 14।
लेकिन तब दूसरी एग्जांपल में आए, आज कितनी बारिश होगी ये तो नहीं फिक्स किया जा सकता, कितनी होगी जी पता नहीं, रैंडम, या वो फिक्स होगा या वो रैंडम होगा। अगर उसकी वैल्यू को हम फिक्स कर सके, कंट्रोल कर सके, पता हो कितनी है तो फिक्स, वरना रैंडम। बस बहुत ज्यादा इस पे आपने अपने आप को नहीं लेकर आना। एग्जामिनर नहीं आपको इस तरह के प्रॉब्लम पूछता कि इसमें ये रैंडम है कि फिक्स है, वो सिर्फ इतना पूछता है कि जी डिपेंडेंट वेरिएबल बाय नेचर किस तरह का होना चाहिए, ऑलवेज रैंडम। और रैंडम का वर्ड आपको पता क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह का होना चाहिए, वो फिक्स भी हो सकता है जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में था, वो रैंडम भी हो सकता है जैसे दूसरी एग्जांपल में था। बस इतना ही आपके लिए काफी है कि रिलेशनशिप के लिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो ऑलवेज रैंडम होगा, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो इट मे बी फिक्स और इट मे बी रैंडम। फिक्स और रैंडम की मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। जिसकी वैल्यू को हम फिक्स ना कर पाए, जिसकी वैल्यू का हमें आइडिया ना हो जी इसकी वैल्यू कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसे कह देते हैं कि ये रैंडम है। और जिसकी वैल्यू को हम कंट्रोल कर सकें, जैसे फर्टिलाइजर है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, आप वहां पर टेम्परेचर खुद फिक्स कर दो कि जी मैं इसका टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री जो है वो फिक्स कर सकता हूं, बिल्कुल, तो फिर वो फिक्स्ड है। और अगर वो कहें जी जैसे रेनफॉल है, आप इसकी वैल्यू तो नहीं फिक्स कर सकते कि जी आज मैं रेनफॉल की मिकदार फिक्स कर देता हूं, वी डोंट नो, तो इसलिए उसे रैंडम कह देते हैं। तो इन शॉर्ट डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा रैंडम होगा, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो इट मे बी फिक्स्ड और इट मे बी रैंडम। जी किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? जी जी बोलिएगा। जी आप सर फिक्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन रैंडम को कैलकुलेट नहीं ना कर सकते हैं। इस तरह से ना बोलिएगा कि कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप ऐसे बोलिएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम डिटरमिन नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं किसी फील्ड में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहूं तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या सर हम इसकी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं किसी पर? जी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना कि जी मैं 10 केजी इस्तेमाल करूंगा, इसमें मैं 12 केजी करूंगा। तो कैलकुलेट ना कहो, बल्कि ऐसा कह दो कि इसकी वैल्यू को हम खुद अपनी मर्जी से किसी लेवल पे फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, अब फर्टिलाइजर डाल दी है, वहां से यील्ड आनी है, क्या मैं यील्ड की वैल्यू फिक्स कर सकता हूं कि इस प्लॉट से इतनी ही यील्ड आएगी, ना आगे ना पीछे? नहीं तो सर। ऐसा नहीं है, दैट्स वाई रैंडम। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर सेटिंग है, टाइम सेटिंग लगी हुई है, आप कहें जी मैं तो फिर टेम्परेचर फिक्स कर सकता हूं, यस। उस डेटा में आप, वो जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है वो कहता है जी मैं एक इंस्ट्रूमेंट चला रहा हूं उसमें टेम्परेचर मैंने अपनी मर्जी से फिक्स कर सकता हूं, बिल्कुल सही है, उसके लिए टेम्परेचर वहां पर जो है वो फिक्स के तौर पर आ जाएगा। लेकिन कोई ऐसा अगर डेटा है उसमें क्या, जैसे हम आज टेम्परेचर बाहर कितना होगा मैं तो नहीं, ना आप कर सकते ना कोई कर सकता है, तो इसलिए वो रैंडम होगा। तो ये जिसकी वैल्यू को हम खुद कंट्रोल कर सके, खुद स्पेसिफाई कर सके, उसे फिक्स कह देते हैं, और जिसकी वैल्यू को हम नहीं कर सकते उसे रैंडम। न डेटे को देख के नहीं हम बताएंगे कि जी ये फिक्स है कि रैंडम है, और ना ही इस दोनों वर्ड्स का कैलकुलेशन में कहीं मैंने यूज करना है। मैंने बता दिया कि ये जो थोरेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जो यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ाता हूँ, आपको तो शायद मैंने 3 लेक्चर पढ़ाने, उधर में 2 सेमेस्टर यही एक कोर्स पढ़ाता हूँ, उसकी पूरी डिटेल एक्चुअली हम लोग डिस्कस करते हैं जी फिक्स क्या होगा, रैंडम क्या होगा, क्यों फिक्स होना जरूरी है। लेकिन आपकी इस क्लास के लिए दैट्स एनफ कि रैंडम वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज रैंडम, बट इंडिपेंडेंट में भी फिक्स और रैंडम। तो फिक्स के मुराद जिसकी वैल्यू को कंट्रोल कर सकें, रैंडम से मुराद जिसकी वैल्यू को हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सर ये हमें सेंस बताएगी क्या फलां चीज डिपेंडेंट है और फलां इंडिपेंडेंट है? जी बिल्कुल। डेटा से न्यूमेरिकली देख के आप बिल्कुल नहीं कहेंगे जी डेटा हमारे सामने आया और हम डेटा को देख के कह दें कि ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट, कतई नहीं। ये हमें सेंस ही बताएगी, जनरल सेंस ना। ये नहीं आप कह जी सकते जी सर। हमें तो नहीं पता कि जो क्रॉप की यील्ड है वो फर्टिलाइजर पर डिपेंड करती है कि फर्टिलाइजर यील्ड पर डिपेंड करती है। बट आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना, अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, उसमें समझ लें कि 99% ऑफ द टाइम एग्जामिनर ने बताया होता है कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। किस तरह से बताया होता है? वो उनके नाम उसने बताए होते हैं आपको, ये वाई है और ये एक्स, ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट। पढ़ा था ना अभी हमने कि डिपेंडेंट जी सर। वेरिएबल को वाई के साथ, इंडिपेंडेंट को एक्स के साथ। और जब उसने खुद ही उसके नाम भी लिखे हुए होंगे तो हम धर्म समझ जाएंगे कि ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट। बट टेक्निकली डेटा देख के नहीं हम बता सकते कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। ये बात आपकी सही है। सेंस ही हमें देखनी होगी कि ये किस चीज का डेटा। अब जैसे प्राइस है, किसी कार की कीमत है, वो एज पे डिपेंड करती है, ऐसा ही है ना। जी सर। हाँ, जी सर। आप ये नहीं कह सकते कि जितनी कीमत बढ़ती जाएगी उतनी एज कम होती जाएगी। एज जितनी बढ़ती जाएगी प्राइस उतनी कम होगी, ये ठीक है। तो ये सेंस ही बताती है। बट हमारा जो कोर्स है, जो हमने डिस्कशन करनी है, उसमें आप समझ लें कि ऑलमोस्ट आपको पता ही होता है कि डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन, इसलिए कि वो उसको वाई और एक्स के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ओके सर, थैंक यू। जी, तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया और अब पढ़ रहे हैं कि जी सारी चीजें तो पता चल गई। अब वो कौन सा स्टैट्स का ऐसा फार्मूला है जो हमें ये बताएगा कि किस तरह से आप दो वेरिएबल्स, जिसमें से एक का नाम डिपेंडेंट, एक का नाम इंडिपेंडेंट, उनके दरमियान कैसे हमने रिलेशनशिप जो है वो बनाना है, रिग्रेशन। तो स्टैट्स का फार्मूला है रिग्रेशन। जिस तरह से इंडेक्स नंबर एक फार्मूला है, एक टेक्निक है, इसी तरह से रिग्रेशन भी एक टेक्निक है। कहता क्या करती है? रिग्रेशन इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट। क्या इन्वेस्टिगेट करती है? द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल कैसे डिपेंड करता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम वाई से लिखा करेंगे। सो रिग्रेशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल जिसको हम यूज करते हैं टू इन्वेस्टिगेट द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। किस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, जिसे वाई कह रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, और इंडिपेंडेंट को हम एक्स कहेंगे। और क्या करेगा? एंड प्रोवाइड्स एन इक्वेशन, इक्वल साइन वाली कोई चीज लाइक दिस वन। ये रिलेशन इस तरह का हम बनाएंगे, इसमें डिपेंडेंट लेफ्ट साइड पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट साइड पे, और फिर इनके क्या मीनिंग है जी? ये 20 और +2 है, यस, ये भी बताया जाएगा। तो हम कुछ इस तरह का कोई हम रिलेशनशिप डेटा से देख के बताया करेंगे। डेटा को स्टडी करेंगे, हमारे पास न्यूमेरिक्स आ जाएंगे, हम उन न्यूमेरिक्स को स्टडी करके बताएंगे कि इनके दरमियान कुछ इस किस्म का रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो regression is used to investigate the dependence of one variable, which is called dependent variable, denoted by y, on independent variable denoted by x, and provides an equation. कहता वो इक्वेशन आपको बना के देगा। क्या करनी इक्वेशन? टू बी यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग or predicting the average value of the dependent variable from the value of independent. ये वही फार्मर का आंसर कि जी मैं अगर आपको कहूं कि मैं 5 kg फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मुझे कितनी की यील्ड मिलेगी जब मैं 5 kg फर्टिलाइजर अपने क्रॉप पे डालूंगा। वो आपसे ये नहीं कहेंगे, या आप उसको ये नहीं बताओगे कि नहीं जी फर्टिलाइजर ज्यादा डालोगे तो ज्यादा यील्ड आएगी। वो कहता वो तो मुझे पता, मुझे आंसर करो। तो बिल्कुल हम एस्टिमेट करके बताया करेंगे उसे, ये एस्टिमेट या प्रिडिक्ट करके बताया करेंगे कि भाई तुम इतनी केजी फर्टिलाइजर डालोगे, हमने एक एनालिसिस किया हुआ है, इसके मुताबिक तुम्हें इतने केजी यील्ड एक्सपेक्टेड है वो मिलेगी। एस्टिमेट है ना, एक्यूरेट तो नहीं है ना। और एस्टिमेट हमने कैसे किया देखते हैं, किस तरह से हमने एस्टिमेट करना है।
डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम अल्टरनेटिवली एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल वाली टर्म्स भी यूज करते हैं। एक तो यही है ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज करते हैं। एक हम वर्ड यूज करते हैं एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लेन्ड, या इंडिपेंडेंट को रिग्रेसर और डिपेंडेंट को रिग्रेसेंट भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट को प्रेडिक्टर और डिपेंडेंट को प्रेडिक्टेंट भी बोलते हैं। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इनके अल्टरनेटिव नेम्स भी बता दिए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये तो एक बड़ा कॉमन, यही हम ज्यादा वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अल्टरनेटिवली एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेन्ड, रिग्रेसर और रिग्रेसेंट, प्रेडिक्टर और प्रेडिक्टेंट, ये वर्ड भी हम अल्टरनेटिवली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए यूज किया करेंगे। अब एक जरा डेटा हमारे सामने है और हमने इस डेटा की मदद से जरा रिलेशनशिप हमने देखना है किस तरह से बनाना है, यानी रिग्रेशन का फार्मूला हमने कैसे अप्लाई करना है इस डेटे पे। हाउ टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। कहते हैं वेरिएबल्स को देख लें, इनमें अगर आपको कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा हो उसे एक्सप्लेन करके बताएं, उसे लिख के बताएं, ऐसा कह लें, एक्सप्लेन लिख के बता दे वो रिलेशन। पहले पढ़ते हैं डेटा क्या है। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द मनी स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, कितने पैसे एडवर्टीजमेंट पर खर्च किए जा रहे हैं, एंड द फर्म्स एनुअल प्रॉफिट, और फर्म को कितना प्रॉफिट होता है, इसका डेटा दिया हुआ है। खुद ही आप समझ लें एग्जामिनर ने मेंशन कर दिया कि ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है वो एक्स है, यानी कि इंडिपेंडेंट, और जो एनुअल प्रॉफिट है वो वाई है, यानी कि डिपेंडेंट। ना भी दिया हुआ हो तो मेरा ख्याल है हमें गेस कर लेना चाहिए कि प्रॉफिट डिपेंड करेगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे। डेटा दिया हुआ है, एक दफा फर्म ने $5 मिलियन के एक्सपेंडिचर किए, उस दफा उन्हें $31 मिलियन का प्रॉफिट मिला। मैंने ऊपर यूनिट पढ़ रहा हूं, $31 मिलियन। नेक्स्ट ईयर उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर 11 मिलियन किए, प्रॉफिट में चेंज आई, प्रॉफिट भी बढ़ गया, 40 पे चले गया। नेक्स्ट ईयर उन्होंने प्रॉफिट कम कर, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 4 पर ले गए, कम कर दी, प्रॉफिट भी कम हो गया, 30 पर आ गया। नेक्स्ट उसने इंक्रीज करके 5 किया, प्रॉफिट भी बढ़ा। फिर $3 मिलियन किया, 25 पे चला गया। फिर कम किया, $2 मिलियन और कम हो गया। तो नजर तो आ रहा है फ्लक्चुएशन हो तो रही है कि बढ़ाते हैं तो बढ़ जाता है, कम करते हैं तो कम हो जाता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज भी है, और वो ये है कि देखें $5 मिलियन खर्च किया तो 31 मिलियन, 2-3 साल बाद फिर किया, लेकिन अब 34। या तो यही रहता है ना कि 5 खर्च करो कि 31 ही आना है। जैसे 5 फीट का सर्कल हो, फर्ज करें उसका एरिया 31 ही आना है, वो तो एग्जैक्ट रिलेशन में है। यहां ऐसा नहीं हो पा रहा, एक दफा 5 के अगेंस्ट 31 आता है, एक दफा 5 के अगेंस्ट 34 आता है। और रीजन है अदर फैक्टर भी तो है ना, इसमें अदर फैक्टर भी है। हो सकता है इस वक्त उनके साथ कोई और भी कंपनी हो, वो बंद हो गई हो, उसका कस्टमर भी इसी के पास आ गया, इसलिए भी अदर फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। अब यह मुश्किल हो गई कि कैसे रिलेशन बताएं, इसमें तो अदर फैक्टर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई हमें पैटर्न नजर नहीं आ रहा, तो किस तरह से हमने इस रिलेशनशिप को जो है वो बनाना है। इस रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम एक ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं। किस तरह से कहता आपने इस रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करेंगे। देयर आर 2 मेथड्स, 2 वेज टू आइडेंटिफाई द रिलेशन, कि किस किस्म का इनके दरमियान रिलेशनशिप है। एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होगा न्यूमेरिकल मेथड। जो ग्राफिकल मेथड है उसमें हम एक ग्राफ की मदद से इन वेरिएबल्स के दरमियान किस किस्म का, किस तरह का रिलेशनशिप है वो हम बताएंगे, और उस ग्राफ को हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट। ग्राफिकल मेथड टू आइडेंटिफाई द रिलेशन, ग्राफ का नाम है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट इज अ ग्राफिकल टूल that may suggest that
what type of mathematical function would be appropriate for summarizing the data. कहता स्कैटर प्लॉट आपकी मदद करेगा ये बताने में कि इनके दरमियान मैथमेटिक्स का कोई रिलेशनशिप बना के लिखना हो तो किस तरह से बनाएं। स्कैटर प्लॉट बना कैसे है, एक्स की वैल्यू आप लेंगे एक्स एक्सिस पे, वाई की वैल्यू प्रॉफिट वाई एक्सिस पे, पॉइंट आपको पता है 11 तक मैक्सिमम है तो मैंने 2 3 4 5 11 तक ले गया। पहली रीडिंग है 5 और वाई रीडिंग है 31, एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 31, जैसे ही 31 राउंड अबाउट यहां आ गया और मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से आपने जो पांचों के पांचों पॉइंट्स हैं उनको आपने 6 हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पॉइंट्स आ जाएंगे। 2 पर कितनी रीडिंग है 20, तो 2 पे 20 डॉट। 3 पर 25 है 3 और 25 डॉट। इस तरह से आप एक रफली ग्राफ बना लेंगे। अब इस ग्राफ से हमें कैसे पता चला है कि इसके दरमियान कैसा रिलेशनशिप है। अगर आपके पास जो ग्राफ ड्रॉ किया है इसके पॉइंट्स हम ग्राफ की राइट साइड पे जा रहे हैं तो पॉइंट ऊपर से ऊपर हुए जा रहे हैं, जनरली पॉजिटिव रिलेशन। अगर हम ग्राफ की राइट साइड पे जाते जाएं और पॉइंट जो हैं वो ऊपर की जानिब जा रहे हो तो हम कह देते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन भी कह देते हैं, और जिससे मुराद ये ली जाती है कि x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज पॉजिटिव रिलेशन। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता था? अपोजिट इसका ये हो सकता था कि हमने एक स्कैटर प्लॉट बनाया और पॉइंट्स जो हैं वो कुछ ऐसे थे, जैसे जैसे हम ग्राफ की राइट साइड पे जा रहे थे पॉइंट्स नीचे 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 हुए जा रहे हैं, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब है x को अगर आप इंक्रीज करते हो देन देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ y। देखें ऐसा ही हो रहा है। फर्ज करें ये पॉइंट है, इस पॉइंट की ये y वैल्यू है और इस पॉइंट की ये x वैल्यू। अगर ये पॉइंट है y वैल्यू x वैल्यू, अगर ये कोई पॉइंट है y वैल्यू और x वैल्यू, x वैल्यू देखिए बढ़ती जा रही है, पहले x इतना था फिर x इतना हो गया फिर x इतना हो गया, लेकिन y पहले ज्यादा था फिर और कम फिर कम फिर कम फिर कम, तो ऐसा ही होगा, अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे। अगर ये ग्राफ अपवर्ड पैटर्न पर होता ऐसे करके, जैसे कि हमारे इधर डेटे में आ रहा है, इसकी y वैल्यू और x वैल्यू, y वैल्यू और x वैल्यू, y वैल्यू और x वैल्यू, y वैल्यू और x वैल्यू। अब देखें x वैल्यू बढ़ रही है, y वैल्यू वो भी बढ़ती जा रही है, वो भी बढ़ गई, वो भी बढ़ गई। जनरली यही पैटर्न है, तो हम कह देते हैं देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। तो रिलेशन में भी पॉजिटिव, रिलेशन में भी नेगेटिव। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के वर्ड हम नहीं इस्तेमाल करते, करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बोला जाता है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन और देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। फर्ज करें आपको एक स्कैटर प्लॉट इस तरह से आ जाता है, अब आप कहें ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दिस इंडिकेट नो रिलेशन। जब आपको कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पैटर्न नहीं लगता तो हम कह देते हैं कि देयर इज नो रिलेशन, कि जी एक्स वाई का कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी मर्जी से ही एक्सपैंड कर जाता है, अपनी मर्जी से ही कम हो जाता है, अपनी मर्जी से ही ज्यादा हो जाता है, तो देयर इज नो रिलेशन। तो फिर वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप जो हैं वो 3 तरह के हो गए, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, नो रिलेशन। हमारा इंडिया के साथ नेगेटिव रिलेशन, चाइना के साथ पॉजिटिव रिलेशन, कोई कुर्स्तुनिया है उसके साथ नो रिलेशन, कोई ताल्लुक नहीं हमारा उसके साथ। ठीक, तो 3 तरह के पॉसिबल रिलेशन स्कैटर प्लॉट से हमें पता चल जाता है। स्कैटर प्लॉट हमारी हेल्प करता है कि जी इसके दरमियान किस किस्म का रिलेशन है, तो स्कैटर प्लॉट को देख के हम कह सकते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। एनफ नहीं है कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ाएंगे प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है ना, ये कोई एनफ इंफॉर्मेशन नहीं है।
क्वेश्चन तो ये है कि कितनी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट में कितना इनकलाब होगा, इसको क्वांटिटी की मदद से हमने बताना है। अब हम आते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम्स की तरफ, जो कि हमारा मेन टारगेट है। न्यूमेरिकली इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसे लिखना है, न्यूमेरिकली नंबर के साथ इनके दरमियान हमें कैसे रिलेशनशिप लिखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो इस वक्त पॉइंट्स हैं, ये मैथमेटिक्स की कौन सी शेप है, शक्ल। अगर तो पॉइंट ऐसे होते, मैंने कहना था ये लाइन है, और अगर ये पॉइंट इस तरह से होते, इसको हम पैराबोला कहते हैं, पैराबोलिक शेप है, ठीक। इस वक्त कम से कम ये जो पॉइंट्स हैं, इनमें से दोनों में से तो कोई नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसको ज्वाइन करने की कोशिश करें, ये कोई ये शक्ल बनती मैथ की, टेढ़ी मेढ़ी सी, कर्व सी। हर जो मैथ की शेप होती है उसका पीछे मैथमेटिक्स होता है। हर मैथ की जो शेप होती है उसका पीछे कोई ना कोई मैथमेटिक्स है। इसका भी मैथमेटिक्स है। इसका मैथमेटिक्स ये है कि इसकी x वैल्यू 3 है, y वैल्यू 25, तो ये भी इसका मैथमेटिक्स ही तो हुआ, और क्या हुआ। x वैल्यू 3 है, y वैल्यू 25 है, ये इसका मैथमेटिक्स ही तो है। हर मैथ की शेप का एक मैथमेटिक्स होता है। अब जो इस वक्त हमें रिलेशन नजर आ रहा है वो टेढ़ी मेढ़ी सी लाइनें, इसका भी मैथमेटिक्स है, कोई डाउट नहीं। लेकिन इसका जो मैथमेटिक्स है वो बहुत टफ है। इसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं, बहुत टफ इसका मैथमेटिक्स है। अब इस टफ मैथमेटिक्स की बजाय हम ये कहेंगे कि आल्दो इसका मैथमेटिक्स बड़ा टफ है, लेकिन इसको सिंपली अगर आप अप्रोक्सीमेट करें तो ये मैथ की कौन सी शेप बनती है। अगर आप इसको रफली देखें तो ये मैथ की कौन सी शेप बनेगी। आपने कहना जी फिर लाइन ही है, सर्कल में तो नहीं है ना पॉइंट्स। तकरीबन, मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट लाइन है, अप्रोक्सीमेट है, ये लाइन है। वरना ये कर्व थी, टेक्निकली ये मल्टी डायमेंशनल कर्व थी। सिंपली अगर आप समझे आप कहें फिर तो ये लाइन की तरह के ही कुछ पॉइंट्स हैं, दैट्स ओके। आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही मैथमेटिकल शेप है, दैट इज लाइन। तो जब भी आपको ये कहा जाए कि आपको रिलेशन लगाना है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान, तो ये किस शेप में पॉइंट्स आएंगे, आपने कहना लाइन में, क्योंकि हमारे कोर्स में भी वो है। हमारे जो बाकी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनमें हम कहते हैं कि अगर इस तरह की पॉइंट्स हो सकता पॉइंट ऐसे आ जाए, इस तरह के। इन्हें तो नहीं बताऊंगा ये लाइन में पड़े हुए हैं, ये कर्व में पड़े हुए हैं, सेकंड डिग्री कर्व में पड़े हुए पॉइंट। बहाल आपके चूंकि कोर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही है लाइन, तो मैंने स्कैटर प्लॉट बनाया और मैंने कहा कि ले जी, इसके ऊपर अगर आपने इसका मैथमेटिक्स लिखना है तो आप लाइन का मैथमेटिक्स लिख दें। लाइन का मैथमेटिक्स लिखते हैं। लाइन के मैथमेटिक्स से क्या मुराद है, कोई भी जो लाइन होती है ना, लाइन, उसकी हमें दो इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है। वो लाइन वाई एक्सिस पे कहां कट करती है उसे हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उस लाइन की स्लोप ग्रेडियंट भी बोलते हैं, उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस लाइन की स्लोप 0 है, इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, इस लाइन की स्लोप नेगेटिव है, ठीक। हमें किसी भी लाइन को, लाइन का मैथमेटिक्स लिखने के लिए, हमें उस लाइन की ये दो चीजें पता होनी चाहिए, हम उसका मैथमेटिक्स लिख सकते हैं। और लाइन का मैथमेटिक्स लिखने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल को y पर रखते हैं, जो y इंटरसेप्ट है उसे लिखते हैं, प्लस जो स्लोप है वो लिखी जाती है, साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगा देते हैं। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन।
क्या क्या दो इंफॉर्मेशन चाहिए? हमें उस लाइन का y इंटरसेप्ट चाहिए, हमें उस लाइन की स्लोप चाहिए। अब हमने डेटा से यही दो चीजें कैलकुलेट करनी है। इस डेटा से हमने y इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट करना है और हमने वहां से स्लोप भी कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमने a और b यहां से दो चीजें कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर कह तो दिया मैंने लाइन, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसके ऊपर जो लाइन लगाएं वो बेस्ट फिट लाइन लगानी है। मुझे कंफ्यूजन नहीं थी अगर पॉइंट सारे ऐसे आते। यही एक लाइन है जो सबके लिए सबसे अच्छी है, लेकिन अब यहां प्रॉब्लम है। मैंने एक ये लाइन लगाने की कोशिश की, मैंने कहा कि देखें जरा डेटे पे ये लाइन ठीक रहेगी तो शायद हम समझ लें कि ये पॉइंट तो जरा साइड पे रह जाते हैं, ये कोई लाइन इतनी अच्छी लग नहीं रही। तो फिर मैंने एक और लाइन ट्राई की, ये लग रहा है कि थोड़ी मुनासिब है, उससे कम से कम बेहतर है, करीब हो गई पॉइंटों के। फिर एक और लाइन लगाई, ये शायद उससे भी बेहतर नजर आ रही है। अब क्वेश्चन ही ये है कि चले डिसाइड तो हो गया है, लाइन लगानी है, एग्जैक्ट लाइन तो नहीं लग रही, लग ही नहीं रही एग्जैक्ट, सीधी तो लाइन पॉइंट है ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा एग्जैक्ट नहीं लग रही लाइन, बेस्ट फिट लाइन लगाएं, बेस्ट फिट लाइन लगाएं। अब क्वेश्चन ये है बेसिकली कि बेस्ट फिट लाइन कहना किस लाइन को है? ऐसी कोई भी लाइन, मैंने कह रहा जो पॉइंट्स ज्यादा पॉइंट में से गुजरे नहीं, ऐसी कोई भी लाइन जो ज्यादा करीब से गुजरे पॉइंट्स के, उसे बेस्ट फिट लाइन कहना आपने। हो सकता वो किसी भी एक पॉइंट से ना गुजरे, लेकिन सारे पॉइंट्स के बड़े करीब से गुजरे, उसे हम बेस्ट फिट लाइन का नाम दे देते हैं। ये जो डिस्टेंस है पॉइंट्स का लाइन से, फर्ज करें ये लाइन है, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट्स का लाइन से, इसे एरर बोलते हैं। ई एरर, स्मॉल लिख दे कैपिटल लिख दे नो मैटर। तो फिर आपको कहा जाएगा कि ऐसी लाइन बेस्ट फिट लाइन कहलाएगी जिसके एरर्स कम होंगे। कम होने का मतलब है पॉइंट्स करीब होंगे, इसके लाइन के वही बेस्ट फिट होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि किसके एरर्स जो है वो कम है? दूसरी बात, कुछ एरर नेगेटिव आ जाते हैं समटाइम, कुछ एरर पॉजिटिव। आप सारे एरर्स को जमा कर लें, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव एरर्स कैंसिल हो जाएंगे, इसको स्टेट कर लें। क्राइटेरिया सेट ये हो गया, वो लाइन बेस्ट फिट लाइन कहलाएगी जिसका सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर मिनिमम होगा। ऐसी वो लाइन बेस्ट फिट लाइन कहलाएगी जिसका सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर मिनिमम होगा। स्क्वेयर हमने इसलिए किया है कि आपको याद होगा कि वेरिएंस में भी हमने कहा था कुछ पॉजिटिव हो जाएंगे, कुछ डेविएशन नेगेटिव हो जाएगी, सम करेंगे तो जीरो हो जाएगी। यहां पर भी हम यही कह रहे हैं कि जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये लाइन है, ये पॉइंट्स एरर कहलाएंगे। एरर, कुछ एरर पॉजिटिव हो जाएंगे, कुछ एरर नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव एरर के आने का चांस बिल्कुल बराबर। मैं सारे एरर को इकट्ठा कर लूं ताकि पता चले टोटल एरर बनता कितना, वो हर दफा ही जीरो होगा। तो फिर कह दिया गया कि आप फिर स्क्वायर करके जमा किया करें। और क्राइटेरिया क्या सेट किया मैंने? दैट लाइन विल बी द बेस्ट फिट लाइन फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर इज मिनिमम। वो लाइन बेस्ट फिट लाइन कहलाएगी जिसका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर सबसे कम होगा, वही बेस्ट फिट लाइन होगी। तो बेस्ट फिट लाइन का मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया। द लाइन वुड बी कॉल्ड द बेस्ट फिट लाइन फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर इज मिनिमम। जिस लाइन का ये सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मिनिमम होगा वो बेस्ट। फिलहाल मैंने 3 लाइनें लगाई हुई फिलहाल। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या ये 3 लाइनें ही लगाई जा सकती? नहीं, जितनी मर्जी लगा लें। हो सकता है ये सबसे बेहतर हो सकता है ये सबसे बेहतर हो सकता है ये सबसे बेहतर हो, इट मे बी दिस वन। तो ये तो इन्फिनिट लाइन लग सकती है, ये तो इन्फिनिट लाइन यहां से लग सकती है। हम कैसे ढूंढते फिरेंगे
कि कौन सी लाइन है जिसका ये सबसे कम है, ताकि उसी को ही बेस्ट फिट लाइन डिक्लेयर कर दें। यहां तो इन्फिनिट लाइन लग जाएंगी, हमें ढूंढना हो उसमें से बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट, जब किसी चीज को मुश्किल हो जाती है, कोई काम हमें मुश्किल नजर आता है, हम कहते हैं यार इसकी कोई मशीन बना लो, ये जल्दी हो जाएगा। हमें बेस्ट फिट लाइन ढूंढना मुश्किल नजर आ रहा था, हम उठ के फैक्ट्री के पास गए, फैक्ट्री वालों को कहा हमें एक मशीन बना दो जो बेस्ट फिट लाइन ढूंढने में हमारी मदद करे। अब वो जो फैक्ट्री जिसमें हम गए हैं वो कोई कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री नहीं थी, वो फैक्ट्री थी फार्मूले बनाने वाली। हम फार्मूले बनाने वाली फैक्ट्री के पास गए और उनको जाके रिक्वेस्ट की कि जी हम ऐसी लाइन ढूंढना चाहते हैं जो कि हमारे लिए बेस्ट फिट लाइन हो जाए। फैक्ट्री वाले ने पूछा आप बेस्ट फिट लाइन कहते किसको है? हमने अपना क्राइटेरिया बताया, हमने कहा उस लाइन को हमने बेस्ट फिट कहना जिसका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर सबसे कम होगा। कोई फार्मूला है? वो फैक्ट्री थी मैथ वालों की। हम मैथ वाले कहते हैं हम प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, मैथ वाले रिसर्चर कहते हैं हम फार्मूला बनाने की फैक्ट्री हैं। लोग हमें अपने मसले बताते हैं, हम उनका फार्मूला बताते हैं। बिल्कुल, लोग उठ के जब मैथ वालों के पास गए और जाके कहा कि जी हमने बेस्ट फिट लाइन ढूंढने में हमारी मदद करें, उन्होंने पूछा बेस्ट फिट लाइन कहते किसको है? हमने बता भी दिया कि ऐसी लाइन हमारे लिए बेस्ट फिट लाइन होगी जिसका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मिनिमम होगा, कम से कम होगा। उन्होंने कहा ये तो मसला ही नहीं है। उन्होंने आंसर किया हमने एक रिजल्ट, एक थ्योरम सॉल्व किया हुआ है। कहता हूं थ्योरम का काम ही ये है कि हम उसमें कोई स्क्वायर्ड क्वांटिटीज डाल देते हैं उस थ्योरम में और वो हमें उस स्क्वायर्ड क्वांटिटी को मिनिमम करके बताती है कि कितना कम से कम हो सकता है। हमने कहा यही हमारा इसी ढूंढ रहे हैं। उसने हमें वो फार्मूला बता दिया। कहता है द ऑब्जर्व्ड डेटा पॉइंट्स, जो हमने ऑब्जर्व किए हुए हैं, डू नॉट ऑल फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ऐसा ही है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो है ही नहीं, वो कहाँ है? बट दे क्लस्टर अबाउट इट, किसके गिर्द गिर्द है। मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, जैसे मैंने इनमें से 3 लगाई हुई, थ्रू द डेटा पॉइंट्स। द प्रॉब्लम इज टू सिलेक्ट द बेस्ट फिट लाइन। कहता ये मसला है, बहुत सारी लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई द बेस्ट फिट लाइन अमंग देम। इनमें से कौन बेस्ट फिट है? मैथ वालों के पास गए तो मैथ वालों ने कहा हमने एक थ्योरम सॉल्व किया हुआ है, हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये उस मेथड का नाम है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। देखिए नाम में नजर आ रहा है, स्क्वायर्स को वो लीस्ट करेगा। हम भी यही चाहते हैं, स्क्वायर्स को लीस्ट कर दे, मिनिमम कर दे। तो मैथ का थ्योरम ऑलरेडी सॉल्व है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। उस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ने क्या कहा है? कहता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिजल्ट्स इन अ लाइन। अगर आप उस मेथड से लाइन लगाओगे तो वो आपको ऐसी लाइन देगा दैट मिनिमाइजेस, कम करेगा, द सम of squared vertical distances from the data point, जिसको हमने एरर का नाम दिया हुआ है। ये है sum of vertical distances। ये कहता है इसको सबसे ज्यादा कम करके बताएगा आपको। ये मेथड में ये खूबी है, मेथड में ये खूबी है कि वो जो वर्टिकल डिस्टेंसेस है लाइन से, वो आपको कम करके, आपको जो लाइन, जिस लाइन से भी वो सबसे कम हो गए, वो लाइन आपको बता देगा। हम भी यही ढूंढ रहे हैं, हम भी वही लाइन ढूंढ रहे हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर कम होगा। अब इस थ्योरम को सॉल्व कैसे किया उन्होंने, ये हमारे कोर्स में नहीं है। इस थ्योरम को सॉल्व कैसे किया है ये कोर्स में नहीं है। सॉल्व करके उसने क्या हमें आंसर दिए हुए हैं, हमें सिर्फ वो चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए। उसने कहा था कि आप ए और बी, हम बेस्ट फिट लाइन के ढूंढना चाहते हैं ताकि लाइन लग जाए। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ने हमें ए और बी कैलकुलेट करने के फार्मूले बताए। वैसे आपको एलिमेंट्री क्लासेस में या पहले भी शायद किसी क्लास में आपको वाई इंटरसेप्ट और स्लोप का फार्मूला पता होगा, लेकिन उससे जो लाइन तो बन जाएगी
लेकिन वो बेस्ट फिट लाइन नहीं होगी, क्योंकि हम तो ढूंढ रहे हैं बेस्ट फिट लाइन। तो बेस्ट फिट लाइन के लिए जो फार्मूले हमने यूज करने हैं वो यूज करने हैं जो हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड ने फार्मूले दिए हुए हैं। उसने हमें क्या फार्मूले दिए हैं? उसने हमें फार्मूले जो दिए हैं, कहा है कि स्लोप कैलकुलेट करनी हो जिसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहता बस ये फार्मूला यूज करना है। करता हूं एक्सप्लेन के क्या लिखा हुआ है। और अगर इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना हो जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कहता जी इसके अलावा कोई और दूसरा फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना। इन दोनों फार्मूलों को यूज करके आप, कहता जी यहां पर y इंटरसेप्ट रखेंगे, यहां पर स्लोप रखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे, बेस्ट फिट लाइन बन जाएगी। इन दो फार्मूलों के अलावा कोई और तीसरा फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना। स्लोप कैलकुलेट करने के बहुत सारे फार्मूले हैं, इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन हमने वो फार्मूला देना, कैलकुलेट करना है जो इस चीज की गारंटी दे कि उससे जो लाइन बनेगी वो बेस्ट फिट लाइन बनेगी। तो फिर यही दो फार्मूले यूज करने हैं आपने, यही आपको दो फार्मूले गारंटी देंगे, इनसे जो लाइन बनाएंगे वो बेस्ट फिट लाइन टू द डेटा सेट होगी अगर ये फार्मूले यूज करेंगे। अब जरा आ जाते हैं फार्मूलों में लिखा क्या है। इस नोटेशन से तो हम बड़ा फेमिलियर है। वेरिएंस, वेरिएबल हमारे पास दो हैं, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई। वेरिएंस वेरिएशन मेजर करता है। आप अगर डेटा में देखें तो इसमें एक्स में भी वेरिएशन है और वाई में भी है। ये देखें, एक्स में भी वेरिएशन आ रही है, वाई में भी आ रही है। इसकी वेरिएशन मेजर करनी हो तो हम लिखेंगे एस एक्स सबस्क्रिप्ट में नीचे। इसकी वेरिएशन लिखनी होगी जहां पर मैं लिखा करूंगा एस वाई। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब कि एक्स वैल्यू में वेरिएशन, वेरिएंस ऑफ वाई का मतलब वाई वैल्यू में वेरिएशन। तो ये दो चीजें तो आपको क्लियर हो गई। देखिए इसमें आ रहा है ये S स्टैंड फॉर एस स्क्वायर वेरिएंस, किसका? एक्स का, वाई का? एक्स का। ऑप्शनल नहीं है, मस्ट एक्स का। इससे भी आप फेमिलियर है। मीन किसका? एक्स वैल्यूज का। तो फिर ये किसका मीन है? वाई वैल्यूज का। तो ये कम से कम चीजें आपको क्लियर है। इसका आपको पता चल गया है ये क्या चीज है, मीन ऑफ वाई वैल्यूज, मीन ऑफ एक्स वैल्यू, और आगे ये चीज एस एक्स वाई, एस एक्स वाई। इसे पढ़ते हैं हम कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। कोवेरियंस आप समझ लें, ये चीज आपके लिए नहीं है। दिस इज द कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। बस इस पूरे चैप्टर में ये तीन कैलकुलेशन आपने मेनली इस्तेमाल करनी है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, वेरियंस ऑफ वाई, वेरियंस ऑफ एक्स, ये तीन, इसी से सारा कुछ बन जाना है। अब ये जो कोवेरियंस है इसकी जरा रिजेंबलेंस से ही हम इसको याद कर लेंगे। एक्चुअली ना वेरियंस पहले ऐसे लिखते थे और कोवेरियंस को इस तरह से लिखते थे, एक एक्स कर देते थे, एक वाई। वन ओवर एन या समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। याद है ना वेरियंस ऑफ एक्स का फार्मूला? इसको लिख देते थे समेशन वाई माइनस वाई बार दो दफा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन। इसको लिखा जाता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार, लेकिन दोनों एक्स नहीं एक वाई है तो दूसरी दफा वाई माइनस वाई बार और डिवाइडेड बाय एन। यानी कि आप ये समझें कि इसका स्क्वायर हटा दूं तो फिर दोबारा यही लिख दें, एक ही बात है जब दोनों एक्स थे।
लेकिन वेरिएंस में उन्होंने कहा जी कि ये इसकी बजाय ना, इसकी बजाय यहां स्क्वायर यूज किया करें और इसको 2 दफा लिखने की बजाय यहां स्क्वायर यूज कर लिया करें ऐसे। सिमिलरली ये हटा दें, इधर स्क्वायर कर दें और वो इधर स्क्वायर कर दें। उन्होंने कहा यहां क्या करें, उन्होंने कहा यहां लहदा लिखने पड़ेंगे, एक्स लहदा लिखना पड़ेगा, वाई लहदा। फार्मूला को ऐसे याद करने का वे बता रहा हूं। वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स नॉट वाई बट एक्स, कंफर्म। इसके अलावा नहीं हिलना आपने, वरना बेस्ट फिट लाइन नहीं लगेगी आपसे। और इंटरसेप्ट इस फार्मूले के अलावा किसी और फार्मूले से यूज नहीं करना, वरना बेस्ट फिट लाइन नहीं बनेगी। अब जहां तक कैलकुलेशन का ताल्लुक है, वेरिएंसेस की कैलकुलेशन इस तरह से कर ले, या आपको मैंने याद करें डेस्क फार्मूला भी बताया था, समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन, डेस्क फार्मूला भी बताया था, इज इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इसका डेस्क फार्मूला समेशन एक्स वाई, चूंकि एक एक्स है एक वाई है, माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन, डेस्क फार्मूला। लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं सारे। दिस इज द फार्मूला ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई in deviation form. This one is the covariance of xy, desk formula. वेरियंस और कोवेरियंस कैलकुलेट कर लें और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब इस डेटे पर अटेम्प्ट करते हैं। कैलकुलेशन करने लगे हैं लीस्ट स्क्वायर लाइन बनाने के लिए, कैलकुलेशन परफॉर्म करने लगे हैं लीस्ट स्क्वायर लाइन बनाने के लिए। अगर आप ये वाला फार्मूला यूज करते हो कोवेरियंस के लिए, तो हमें पहले कॉलम बनाना पड़ेगा x माइनस एक्स बार। डेविएशन कॉलम याद है ना, आपको आता है, और उस वक्त भी कहा था डेविएशन कॉलम बनाना सीख लें, इस्तेमाल करना तो शुरू हो गया उसका इस्तेमाल। कॉलम बनाएंगे y माइनस वाई बार, और यहां लिखा गया है दोनों डेविएशन कॉलम को प्रोडक्ट कर दे। तो ये मैंने दोनों डेविएशन कॉलम प्रोडक्ट कर दिए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ये आंसर आ रहा है। इनको ऐड कर दिया, 100 आ गया ये वाला, डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ वैल्यूज पेयर की फॉर्म में वैल्यूज होती है 1 2 3 4 5 6, 12 नहीं 6, आंसर आ गया 16.67 इज द आंसर ऑफ कोवेरियंस। क्या फॉर्मूला है, मैं फिर लिख रहा हूं, टेक द डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज मल्टीप्लाई विद द डेविएशन ऑफ वाई वैल्यूज एंड अप्लाई द सम एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का आंसर आ गया। अगर हम डेस्क फार्मूला यूज करें, डेस्क फार्मूला, तो उसमें हम एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, एक्स का समेशन करना है, ये यूज करेंगे, वाई का समेशन यूज करना है, ये यूज करेंगे, एंड देन फाइनली आंसर वही आएगा जो यहां से आ गया। इट डिपेंड्स। वैसे मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे, आई वुड प्रेफर कि आप इससे किया करें, वरना वो डेविएशन में वो डेसिमल्स आ जाते हैं, और देन तो दो फार्मूले इसलिए भी याद रखना जरूरी हैं। आप देखेंगे आपके एक्सरसाइजेस में भी कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें कभी मुझे ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और कभी मैं इसके साथ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बहरहाल आपने कोवेरियंस के फार्मूले जो हैं वो रख लिए। सिमिलरली वेरियंस का फार्मूला भी आपको आता है, डेविएशंस का स्क्वायर करना है
डिवाइडेड बाय n 50 एंड देन उसका आंसर। अगर आप डेस्क फार्मूला यूज कर रहे हो तो ये काम, ये कोवेरियंस वगैरह आपको आते हैं। डेस्क फार्मूला अगर यूज कर रहे हो तो वेरियंस ऑफ x वैल्यूज इस फार्मूले से आ जाएगी। फिलहाल तो मुझे यही दो चीजें चाहिए। क्यों? b कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ये आ गया, डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x, और वेरियंस ऑफ x ये आ गया। ग्रेडियंट या स्लोप, उसका आंसर आ गया मेरे पास 2। ग्रेडियंट या स्लोप का आंसर आ गया 2। अब मुझे कैलकुलेट करना है y इंटरसेप्ट, y बार माइनस b ऑफ x बार। y बार का मतलब है y वैल्यूज का मीन, y वैल्यूज का सम आ रहा है 180 डिवाइडेड बाय 6, 30 आ जाएगा, यहां पर पुट कर दिया। b ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ 2, तो यहां आ गया। x बार सम x डिवाइडेड बाय n, 30 डिवाइडेड बाय 6, 5 आ गया, और स्लोप भी, इंटरसेप्ट भी आ गया। दो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई, एक मैंने स्लोप कैलकुलेट कर ली, एक मैंने y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लिया। किस मेथड से? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर से। इसलिए कि मैं बेस्ट फिट लाइन लिखना चाहता था। दिस इज नॉट माय बेस्ट फिट लाइन। 20 plus 2x is the best fit line for this data. 20 is the y intercept, 2 is the slope. अभी मैंने आपको कहा था कि इनमें एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, पता नहीं क्या है, अब बता रहा हूं ये है वो रिलेशन। डेटा से देख के बताया मैंने, अंडरस्टैंड किया, फिर मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड बाय। बाय क्या है? प्रॉफिट। एक्स क्या चीज है? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। क्या रिलेशन है? 20 plus 2x। जिस तरह से a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये सबके लिए नहीं ये होगा, ये हर डेटे का, जिसका डेटा हमारे पास होगा, हम उस डेटे में रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करके एक्सप्लेन किया करेंगे। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, बेस्ट फिट लाइन। तो जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो कहता है जी कि अगर आपके पास डेटा सेट हो, वेरिएबल उसमें आपस में रिलेट हो, ये आपको उस डेटे में रिलेशनशिप को पढ़ के लिखने का तरीका बताता है कि जी ये इसके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। जी अब किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो मुझसे? एनीवन वांट्स सम क्वेश्चन? जी सर ये मामले मुझे मुश्किल हुई जा रहे हैं, इनको कोई हल करने का यार याद रखने का तरीका नहीं है। फार्मूला याद रखने का एक ही तरीका है, फार्मूला याद कर लें। फार्मूला याद करने का एक तरीका है कि इसे सिस्टमैटिकली याद करें। ठीक है सर। यही तरीका मेरे टीचर ने मुझे बताया था, याद कर लो, मैंने याद कर लिया। ये कौन सा काम है? टेबल याद करने का क्या तरीका है? टेबल याद कर लो, बस, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं टेबल याद करने का। जी आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली आप ये जो इक्वेशन निकली है इसको दोबारा इंटरप्रेट कर सकते हैं हम? मैंने इसमें से जो इन्फो है। मैंने एक तो इसे इंटरप्रेट नहीं किया, मैंने सिर्फ लिखा है। क्या आप मुझसे पूछना ये चाहती हैं कि स्लोप जो जिसे मैंने बी का नाम दिया है वो किस तरह कैलकुलेट की मैंने? नहीं सर, आपने लास्ट पे एक लाइन बोली थी ये जो हमारे पास इक्वेशन इसको देखते हुए ये डाटे के बारे में। अच्छा चले ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ। इसके अलावा कोई और चीज पूछनी हो आपने? नहीं नहीं, बस अच्छा इतना ही। चलिए ठीक है, मैं वो कर देता हूँ उसको। जी आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एरर के बारे में आपने यही कहा था ना कि डिस्टेंस जो लाइंस के दरमियान होता है उसको एरर कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही एरर है। सर यही कंफर्म करना। ठीक है, मैं इसको भी लेबोरेट कर दूंगा। जी
आपका क्वेश्चन? सर मैंने पूछा था जो सा आपने बताया है एरर फाइंड करना है, जी वो हमने लाइन की किसी स्लोप से करना है या किसी पॉइंट से? ठीक है, मैं बता दूंगा। हाँ, पहले स्टूडेंट ने मुझे कहा कि जी फार्मूला याद करना है, तो करना है। कैसे करना है? जैसे मैंने किए थे जब मैं पढ़ता था, सिस्टमैटिकली किसी सिस्टम से याद करते। यही 3 फार्मूले याद करने ना आपने, कम से कम इस चैप्टर की बात। तो वेरिएंस का फार्मूला तो आपने पिछले चैप्टर में याद कर आए हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप यहां देखेंगे क्या लेना जी, एक्स लेना, ठीक है, उसकी डेविएशन ले लें। यहाँ क्या स्क्वायर है, चले फिर स्क्वायर कर लें, डिवाइडेड बाय एन। जो जहां लिखा हुआ है उसकी मैंने डेविएशन लिख ली, ऊपर स्क्वायर था मैंने स्क्वायर भी कर दिया, डिवाइडेड बाय एन कर दिया। वेरिएंस का यही फार्मूला जो कि आपको याद करने के लिए कहा। अब इसी पैटर्न पर आ जाए, वेरिएंस का था, यहाँ क्या लिखा हुआ, वाई, वाई की डेविएशन ले लें, स्क्वायर एन। तो जहां एक्स लिखा था वहां वाई कर दिया, और इसके अलावा क्या किया। ये तो मेरा ख्याल कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। जरा कोवेरियंस में आ जाए कि जी वहां एक्स था तो एक्स की डेविएशन ली, जहां वाई था वाई की ली, यहां तो दोनों ही है तो दोनों की ले लें डेविएशन। सम कर दिया, एन कर दिया। एक्चुअली ये लिखा ऐसे गया था शुरू में, 2 दफा एक्स की डेविएशन लिखनी थी, सिमिलरली 2 दफा वाई की डेविएशन लिखनी थी, क्योंकि और यहां जो कि दोनों थे तो इस तरह से, ठीक है ना। इसकी बजाय हम यहां स्क्वायर लिख देते हैं, इसकी बजाय यहां स्क्वायर लिख देते हैं, तो एक ही बात है। यहां पर हमने गलत किया और यहां से इसे आउट कर दिया, एंड देन स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। एक दफा एक्स की डेविएशन, एक दफा वाई की। डेस फार्मूला जिसकी मैं बात कर रहा हूं 1/n, ये तो वो वाला है, इनटू समेशन एक्स, ये एक्स स्क्वायर करके लिखते हैं, माइनस ये स्क्वायर उठा के होल के ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय एन। डेस फार्मूला याद हो गया। समेशन वाई स्क्वायर लिख दिया जो इधर लिखा हुआ था, माइनस समेशन वाई होल का लिख के डिवाइडेड बाय कर दिया, एक्स फार्मूला बन गया, इज इक्वल टू समेशन, या दोनों लिखे हुए हैं, दोनों लिखने थे, माइनस समेशन एक्स, यहां 2 दफा समेशन एक्स लिखा हुआ था, यहां 1 दफा समेशन एक्स लिख दें, 1 दफा समेशन वाई लिख दें, और है बेटा मजबूरी है ना, तो मैंने आपको ये काम करने के लिए कहा है, फार्मूला याद करना है। आपने मुझे याद करने का तरीका पूछा था, वो मैंने शायद बता दिया कि जी एक्स वाई को देख लिया करें, एक्स है तो एक्स की डेविएशन, वाई है तो वाई की डेविएशन, दोनों है तो दोनों की डेविएशन, ये मैंने जरूर आपको एक्सप्लेन कर दिया। जी कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे? अच्छा, एक क्वेश्चन ये किया था कि जी आपने ये क्या काम किया है। मैं ये कह रहा हूं कि डेटे को देख के जो मुझे इनके दरमियान रिलेशन नजर आया, मैंने उसको बेस्ट फिट लाइन की मदद से लिख दिया। बेस्ट फिट इसलिए कि पॉइंट लाइन में तो नहीं थे, अगर ऐसे होता तो ये तो बिल्कुल सीधे थे, पॉइंट थे डिस्टर्ब। आपने कहा लाइन तो नहीं है, मैंने कौन से लाइन का है, मैंने कहा मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो कि बेस्ट फिट है। अब क्वेश्चन ये है कि बेस्ट फिट लाइन कह किसको रहे हैं, ऐसी लाइन जिनके ये जो डिस्टेंसेस हैं, वर्टिकल डिस्टेंसेस, ये वाले वर्टिकल डिस्टेंसेस,
इसे एरर का नाम दिया है। ये वो वाली रीजन है कि y को सिर्फ x नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा, y को और भी तो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशन में डिस्टर्बेंस आ रही है, और इसी को ही एरर कहते हैं। द वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये एरर्स हैं, हम इनको भी कैलकुलेट करेंगे कितना कितना हर पॉइंट पर एरर है। 6 पॉइंट है तो 6 एरर होंगे, हर पॉइंट का अपना एरर होगा। 6 पॉइंट्स हैं तो 6 ही एरर होंगे। हम कहते हैं जी कि हमने सबको स्क्वायर करके सम किया और उस लाइन को ले लिया जिसका ये सबसे कम था। किसी ने पूछा आपने सारी लाइनें लगा के ये ढूंढा है? हमने कहा नहीं, हम मैथ वालों के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि जी आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। हमने कहा बताएं जी क्या काम करना है? उसने कहा आपने इन फार्मूलों के अलावा कोई और में फार्मूला यूज करना। बस हम स्ट्रिक्ट हो गए, हमने कहा ठीक है जी जो आप कहते हैं ठीक है, हम इन फार्मूलों के अलावा स्लोप और इंटरसेप्ट का कोई और फार्मूला यूज नहीं करेंगे, इससे जो लाइन लगेगी वो बेस्ट फिट लाइन होगी हमारे लिए। हाँ जी ठीक है जी, अब कोई क्वेश्चन करना हो आपने मुझसे? अच्छा, ये जो बेस्ट फिट लाइन के फार्मूले हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जिस तरह आपने वेरिएंस का कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का तरीका बताया, इस तरह कोवेरिएंस का भी कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का कोई तरीका है? अच्छा क्योंकि एमसीक्यूज पेपर है तो टाइम। ठीक है, ठीक है। इनका क्वेश्चन है कि जिस तरह से वेरिएंस डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाता है, इस बच्चे का ज़हन अच्छा गया, इसने सोचा कि अगर किसी तरह से कोवेरिएंस सॉल्व हो जाए तो वेरिएंस हम पहले सॉल्व करना जानते हैं, ये वाली चीज। मीन हम पहले ही सॉल्व करना जानते हैं, बी यहां से आ जाना है। बाकी उसकी बात तो ठीक है, सिर्फ एक यही चीज रह गई है, अगर ये हमें कैलकुलेटर डायरेक्ट करके दे दे तो फिर तो सारी चीजें ही हमारे काबू में आ जाएंगी, और ये बात ठीक है। लेकिन इससे भी बड़ी खुशखबरी है, कैलकुलेटर कहता है इतनी कुछ जहमत करनी, मैं आपको ए और बी ही कैलकुलेट करके थोड़ा करा दूंगा बेस्ट फिट लाइन के। ये उससे भी बड़ी खुशखबरी है। नो नीड टू कैलकुलेट ए एंड बी मैनुअली, कैलकुलेटर कैन कैलकुलेट फॉर यू। उसके अंदर बेस्ट फिट लाइन के फार्मूले फीड है। मैंने आपको इसलिए बताया है, उसकी रीजन भी आ जाएगी कि जी फार्मूले स्टिल याद तो करने ही करने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी रीजन बताऊंगा ना क्यों याद क्यों करने हैं। लेकिन जहां तक बात है कि जी कैलकुलेटर क्या हेल्प कर सकता है हमारी इस ए और बी की कैलकुलेशन में, क्योंकि हमें लग रहा था कि बस हमें कोवेरिएंस बता दे बाकी हम खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। मैं आपको कह रहा हूं इनकी भी जरूरत नहीं है, वो आपको डायरेक्ट ही ये देगा ए और बी। तो अब आप देखते हैं कैसे कैलकुलेटर से हम ए और बी जो कि बेस्ट फिट लाइन के स्लोप और इंटरसेप्ट के फार्मूले हैं वो किस तरह से हमें देगा। कैलकुलेटर में पहले हमने करना है फीड डेटा, और आप जाओगे नंबर 3 पे, ये ले ए प्लस बी लिखा हुआ है, नंबर 2 बेस्ट फिट लाइन लिखी हुई है, ए प्लस बी एक्स। मैंने भी ये लिखा था, मैंने जरा स्मॉल लिखा हुआ उसमें कैपिटल लिखा हुआ है, मैंने भी ऐसे लिखा था। बेस्ट फिट लाइन ऑलरेडी कैलकुलेटर में फीड है नंबर 2 पे। कहते हैं एक में एक्स रख दें एक में वाई रख दें, समझ आ गई ना? रिलेशन में तो दो ही चाहिए होंगे ना। एक्स में 5 है, आप पहले सारा एक्स ही रख लें, इक्वल प्रेस करें नीचे आता जाएगा वो 4 5 3 2, फिर शिफ्ट करें साथ वाले कॉलम में 31 40 30 34 25 20। आपने
डेटा बेस्ट फिट लाइन के लिए एक्स और वाई में फीड कर दिया। कहां से? मोड पे गए, स्टैट्स पे गए, नंबर 2 पर आए। अब देखें, मैंने चूंकि दोबारा से फीड करने के लिए आया, वो समझा कि शायद पिछला डेटा नहीं चाहिए, उसने खत्म कर दिया। दोबारा आप नहीं आएंगे तो वो डेटा रिस्टोर करेगा, और अगर आप दोबारा उसमें आ गए तो उसने शायद यही समझना है कि डेटा फीड करने लगा है, पहला डेटा उसे नहीं चाहिए, उसने डिलीट कर दिया। इसलिए एक दफा फीड करने के बाद दोबारा नहीं उसको चेक करने आ जाना, वरना वो दोबारा करना पड़ेगा, जैसे मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। तो आपने डेटा एक दफा जो है एक्स वाले कॉलम में एक्स और वाई वाले कॉलम में वाई का डेटा आपने फीड कर लिया। यहां के आपने ऑल क्लियर कर दिया। शिफ्ट 1 और 5 नंबर पर लिखा हुआ है रिग्रेशन। रिग्रेशन ही कर रहे हैं ना बेस्ट फिट लाइन लगाने के लिए, रिग्रेशन के फार्मूले लगा रहे हैं। 5 ये आ गया नंबर 1 20, सारा कुछ कर कर आके उसने हमें दे दिया। शिफ्ट 1 नंबर 5 पर है रिग्रेशन, इस दफा बी नंबर 2। आपने यहां से ए का आंसर डायरेक्टली ले लिया 20, बी का आंसर कैलकुलेट किया 2, उसने कहा था बेस्ट फिट लाइन लगा दें, आपने कहा ये ले। दिस रिलेशनशिप एक्सप्लेन दिस वन। जी अब मुझसे पूछें कि पूछना है। देखिए आपने मुझे सिर्फ ये कहा कि फार्मूला याद करने से जान छुड़ाए, मैंने सबसे जान छुड़ा दी। जी सर ये काम तो बहुत आसान हो गया, अगर हम यही अगर अपने जेहन में बिठा ले तो कोई फार्मूले की खास जरूरत तो नहीं पड़ेगी हमें। चलो ठीक है, आपका मैं आंसर करने लगा हूं कि फार्मूला क्यों याद रखना है, मैं बिल्कुल आंसर करने लगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, फिर मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूं। जी आप बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी वाई कॉलम की नहीं समझ लगी, कैलकुलेटर पे कैसे आना है? बाय कॉलम कैसे आना है? यस आपके पास सर। कैलकुलेटर है इस वक्त? यस सर। है कैलकुलेटर। आप प्रेस करेंगे मोड की, किया आपने? यस सर। स्टैट किस नंबर पर लिखा हुआ है? सर जी स्टैट 3rd नंबर पे 3, तो 3 प्रेस करें। कर दिया। अच्छा, इसमें a प्लस बी एक्स नंबर 1 पे लिखा हुआ है, नंबर 2 पे लिखा हुआ है? 2 पे है सर मेरे। 2 पे है, करे प्रेस 2 को, क्या आया है? यस यस सर आ गया। आ गया ना? वो कहीं गया Yes, होगा आपको बगैर बगैर, अब आ गया। ठीक हो गया? हाँ ओके इसमें सर ठीक। थैंक्स। चले अच्छा जी, अब बारी आ गई। चले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर मैं उसको भी साथ में आंसर करूंगा। जी आप। सर ये बी की वैल्यू 1.6517 आई है, तो ये हमने आपने राउंड ऑफ खुद करना है? नहीं, खुद नहीं करना, आपने डेटा गलत फीड कर दिया है। अच्छा आपने डेटा गलत फीड कर दिया है। इसको चेक ठीक है करने का तरीकाकार ये है कि आप शिफ्ट 1 ही करें। करें शिफ्ट 1 किया आपने? सर। जी सर। नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है? डाटा सर। डेटा। अब चूंकि मैंने इसको वॉश कर दिया था, आपके पास होगा, देखिए जो डेटा आपने फीड किया था वो वही है, 5 गलती तो नहीं हुई 11 आपसे? 4 सर देख रहा हूँ। जी 4 सर 4 के बाद मुझसे 3 लिखा गया था, वो 5 लिखना है। जी बिल्कुल ठीक कर लें उसको। ओके सर थैंक यू। उसको आप ठीक करोगे, आंसर ठीक हो जाएंगे। राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं किया मैंने एग्जैक्ट आंसर लिखे हैं। आपसे डेटा किसी तरह से ना फीड जो हुआ है वो गलत हो गया। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। चले ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन आपका? नो नो सर। ठीक है चले। अब फर्स्ट ने कहा, जो भी इससे पहले स्टूडेंट था उसने कहा जी कि ये तो बहुत आसान हो गया, और आप हमें ऐसे ही खपाते रहे कि जी फार्मूले याद करें फार्मूले याद करें।
ये तो कुछ भी नहीं करना, एक्स का एक्स में कर देना, वाई का वाई में रख देना है, एंड देन हमारे लिए ये सारा आसान है। बिल्कुल सही है, कोई जरूरत नहीं है फार्मूला याद करने की। लेकिन आप मेरा जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड स्लोप, ये आपके एग्जाम का प्रॉब्लम है। फाइंड स्लोप ऑफ बेस्ट फिट लाइन। फाइंड स्लोप ऑफ बेस्ट फिट लाइन। ये जो बेस्ट फिट लाइन है ना, बेस्ट फिट लाइन, इसे ना रिग्रेशन लाइन भी कह देते हैं। रिग्रेशन लाइन, इसको हम, चूंकि ये लीस्ट स्क्वायर मेथड से आई हुई है, तो इसे लीस्ट स्क्वायर लाइन भी कहते हैं। मैं नाम इसलिए अल्टरनेटिवली लिखता हूं, ये ना हो कि एग्जाम को मैंने बस बेस्ट फिट लाइन कहते जाऊं और एग्जामिनर एग्जाम में लिख दे फाइंड द स्लोप ऑफ लीस्ट स्क्वायर लाइन। आपने कहा ये शायद कोई और चीज होती, हमें आता ही नहीं या टीचर ने पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं इनके अल्टरनेटिव नेम लिख रहा हूं। फाइंड द स्लोप ऑफ बेस्ट फिट लाइन इफ, अब वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन डेटा से कैलकुलेट करके दे रहा है। और क्वेश्चन है ये वाला, अब आप जो उसने आपको जो कुछ भी दिया हुआ है, क्या आप इसको इसमें फीड कर सकते हैं? इसमें फीड ही नहीं होना ये, तो फिर अब क्या करें? क्वेश्चन तो एग्जाम का है। अब जिसको फार्मूला आता है स्लोप का वो कर लेगा, जिसको नहीं आता वो नहीं करेगा। जिसको आता है वो करेगा, जिसको नहीं आता वो नहीं करेगा। फार्मूला याद होगा तो करेगा ना। अब आगे ना जरूरत, तो एग्जामिनर भी आप जैसा ही चलाक है, बल्कि आपसे 4 हाथ आ गई है। उसे भी पता, कैलकुलेटर बच्चों ने हाथ में पकड़े हुए हैं, एक्स वाई का वो फीड करके कहेंगे ले लें जी ये या बी ये या। और ये नहीं है कि वो एग्जामिनर जो है वो नहीं देगा आपको एक्स वाई इसी तरह का देगा, नहीं, वो उसको रैम आ गया ना, तो वो एक्स वाई डायरेक्ट भी देता है। तो आपको एक्स वाई दे देगा, आप फीड करके बी फाइंड कर देंगे। अब इसका बी फाइंड करना है। बी फाइंड करने के लिए हमें ये चाहिए, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर वेरियंस ऑफ एक्स। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर वेरियंस ऑफ एक्स चाहिए। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, इसकी कैलकुलेशन करनी हो, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी है। आपने कहना जी कि ये कोवेरियंस का काफी कुछ तो मिल गया है, लेकिन हमें n चाहिए, ताकि इसको n से डिवाइड करें फिर ही कोवेरियंस बनेगा ना। तो ये कोवेरियंस की आधी चीज बनी हुई है सिर्फ। मैं अगर इसको सेपरेटली ना लिखूं और इधर डायरेक्टली कोवेरियंस का फार्मूला ही लिख दूं, और नीचे मैं वेरियंस का फार्मूला लिख दूं, वन ओवर एन, एन तो मेरे पास है ही नहीं, ये अलबत्ता मेरे पास जरूर है 120, एन तो है ही नहीं, लेकिन ये मेरे पास मौजूद है 40। अब जब तक एन नहीं होगा, कैलकुलेट नहीं होगा, आप कहें छोड़ो पर हाँ ये वैसे ही कैंसिल हो जाना, हमें एन क्या करना है, 3 आंसर प्लस लो, एन वैसे कैंसिल हो जाना। अगर आप सेपरेट इसको कहेंगे ना कि मैं कोवेरियंस अलहदा करके लिखता हूं, वेरियंस अलहदा करके लिखता हूं, पहले आपको पता नहीं था, अब आपको ये ट्रिक भी पता चल गया। हमें एक्चुअली एन की जरूरत नहीं रहती, बस ऊपर कोवेरियंस का ऊपर वाला पोर्शन लिख दें, नीचे वेरियंस ऑफ एक्स का नीचे वाला पोर्शन लिखते हैं। फार्मूला याद करेंगे, याद होगा तो कर सकते, वरना तो नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना जी। अब जिसने कहा था ये फार्मूला याद ना करें, वो दोबारा अपना माइक ऑन करें, हैंड रेस करें जी। अब आपको समझ आई कि क्यों मैं आपको फार्मूले बता रहा हूं? जी सर समझ आ गई। जी बिल्कुल, आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी।
कि फार्मूले सर। आपने नहीं याद किए इसलिए कि कैलकुलेटर पे डायरेक्ट एक्स वाई की फीडिंग करेगा। एग्जामिनर अगर 50% ऐसा करता है कि एक्स वाई का वो आपको डेटा दे देता है, तो 50% पेपरों में ऐसा भी करता है कि वो आपको इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशंस दे देता है। यानी कि दूसरी तरह से क्या करेगा, वो आपको कुछ इस तरह की वो, और मेरी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे है आपके पास, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। जो आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, इसके पेज नंबर 1, तो आपने क्वेश्चन आज के लेक्चर के बाद ही आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर, अब एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कुछ पार्ट इसके नहीं कर सकते, बाकी आप कर सकते हैं। मैं भी करवाऊंगा आपको, मैं भी आप इसमें से कुछ चीजें करवाऊंगा, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज को देखेंगे तो काफी सारी चीजें आप ऑलरेडी जो है वो आप कर पाएंगे। अच्छा, मैं अब आपको फर्ज करें एक डेटा लिख देता हूं और आपसे उसका क्वेश्चन पूछता हूं कि अच्छा, फर्ज करें आपको मैं ये कह दूं n = 10, n = 10, summation xy = 1000, summation x square is equal to summation y square summation y square is equal to 8000, 9000, summation x is equal to 50, summation y is equal to 40, और आपसे कहता है फाइंड बेस्ट फिट लाइन, फाइंड बेस्ट फिट लाइन, यानी कि स्लोप की वैल्यू बताएं बेस्ट फिट लाइन की, और ये बताएं वेयर इज द डेटा। 10 वैल्यू डेटा में जरूर है, यहां से पता चलता है, लेकिन उसने वैल्यूज नहीं दी, उसने समेशंस दी हुई। सुबाय डेस्क फार्मूले के और कोई ऑप्शन नहीं बचती आपके पास, मजबूरी है दूसरा फार्मूला भी याद करना ही पड़ेगा, ताकि आप उस फार्मूले से ये जो कैलकुलेशंस दी गई हैं इनकी मदद से आप ये कैल्कुलेशन सॉल्व करें। आ गया ना फिर वहीं पर बात। जी सर। 3 ऑप्शन आपके पास आ गई, आप इनमें से कोई एक ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है जी, बाकी फिर कल इंशाल्लाह।